Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to our study made easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the third lecture of chapter 7th, that is tribes, nomads and settled communities. इससे पहले दो लेक्चर हो चुका है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को करा था और दूसरे लेक्चर में बियॉन्ड बिग सिटीज़, बड़े बड़े शहरों के अलावा ये जो जंगली लोकेशंस थे, ट्राइबल्स के लोकेशंस थे, उन सब के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करा था हम लोगों ने। आज का हमारा टॉपिक है हु वेयर ट्राइबल पीपल। आखिर ये ट्राइबल पीपल थे कौन, कहाँ से आए थे, इनका क्या इतिहास था, उसको बेसिकली हम लोग आज डील करेंगे। तो जो कंटेम्प्ररी हिस्टोरियंस और ट्रेवलर्स थे वो ये लोग बहुत कम जानकारी देते हैं इन ट्राइब्स के बारे में, यानी कि जो ट्राइब्स का इतिहास है वो ना के बराबर मिलता है कहाँ पे, तो उस जमाने के समकालीन जो हिस्टोरियन वगैरह थे। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं मेडिएवल पीरियड, मेडिएवल पीरियड के हिस्टोरियन के बारे में ही बात होगा, यानी कि हम लोग अभी मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो जो भी बात होगा उस ज़माने के हिसाब से होगा। आप अगर लेक्चर को शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं तो आप एक क्रम को देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत दिमाग आपको भी चलाना पड़ेगा। तो वो जो हिस्टोरियन थे मेडिएवल पीरियड के हिस्टोरियन, या जो लोग यात्रा करके घूमते फिरते आ गए थे, तो उन लोगों ने जो बुक लिखा था उसमें इनके बारे में जानकारी ना के बराबर मिलता है। और ये जो ट्राइबल पीपल थे ये पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो इनके पास कोई रिटन रिकॉर्ड भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि ये लोग कुछ किताब वगैरह अपना लिख दिए जिसको आज हम लोग पढ़ के इनके हिस्ट्री के बारे में जान सके। कुछ एक्सेप्शंस थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल्स वेयर अनएजुकेटेड और इनका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन इन सब के अलावा इनके पास क्या था, रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस। रिच कस्टम्स यानी कि इनका जो रीति रिवाज था वो काफ़ी मतलब समृद्ध टाइप का था, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो पास होते गया। इनका जो तौर तरीका था, जिस तरह से ये लोग रहते थे, वो सब पास होते गया। और कुछ ओरल ट्रेडिशन उस ट्रेडिशन को कहते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। कैसे? ओरली। जैसे आपके अंदर कुछ ऐसा गुण होगा जो आपके पिताजी आपको सिखाए होंगे, ना कि लिख के बताए होंगे, और आपके पिताजी को आपके दादाजी बताए होंगे, आपके दादाजी को उनके पिताजी बताए होंगे। इस तरह से जनरेशन वाइज वो एक तरह से परंपरा, एक तरह से जो भी कुछ गुण होगा, जो क्वालिटीज होगा, कुछ बातें होंगी जो आपको सिखाई गई होगी, तो वो सब ओरली पास हुआ है। तो इस टाइप का ट्रेडिशन इनमें भी था जो कि पास होते गया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अब आजकल के जो हिस्टोरियन है प्रेजेंट डे के, तो वो अब स्टार्ट कर दिए इन ओरल ट्रेडिशंस को पढ़ के इन ट्राइबल के इतिहास को लिखना, समझना, ठीक है, और हम तक पहुंचाना या उस पर कुछ रिसर्च वगैरह करना। ट्राइबल पीपल जो थे वो हर एक रीजन में पाए जाते थे भारतीय सबकॉन्टिनेंट के। इनका एरिया और इन्फ्लुएंस भले अलग अलग हो सकता था कहीं पे इनका एरिया छोटा हो, जहाँ पे रहते हो उनका एरिया छोटा हो, वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस कम हो। मतलब इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? प्रभाव। कहीं कहीं के ट्राइबल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते थे, एक तरह से समझिए उनके अंदर भी छोटा छोटा राजा होता था। इस टाइप के भी ट्राइब हुए थे। तो इनका एरिया और इन्फ्लुएंस जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे बढ़ता घटता गया। कुछ पावरफुल ट्राइब जो थे वो कंट्रोल करते थे लार्ज टेरिटरीज को, यानी कि बड़े बड़े टेरिटरी, बड़ा बड़ा एरिया उनके अंडर में आया करता था। जैसे पंजाब में खोखर ट्राइब जो था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था 13th और 14th सेंचुरी में। बाद में जो है वहाँ पे गख्खर भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट बन गया। क्या नाम है, खोखर को हटा करके वहाँ पे गख्खर ट्राइब जो है इम्पोर्टेंट बन गया। और ये जो गख्खर ट्राइब था, इनका सरदार हुआ करता था कमाल खान गख्खर। तो इतना ज़्यादा ये लोग पावरफुल थे कि अकबर ने उसको अपने दरबार में दरबारी बनाया था, नोबल बनाया था, और उसको मनसब दिया था। मनसब क्या होता है? तो एक तरह से जागीर दी जाती थी उसको, सेना वगैरह रखने का ठेका दे दिया जाता था, और टैक्स वगैरह कलेक्ट करता था, तो मनसबदारी दे दी जाती थी। तो अकबर ने उसको मनसबदार बनाया था अपना। मुल्तान और सिंध में लंघास और अरगुंस थे। मुल्तान में लंघास और सिंध में अरगुंस थे, और इनका काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस था, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हुआ करता था इन ट्राइब्स का। लेकिन बाद में जो है मुगल इन पे अटैक कर दिया, इनके प्रभाव को ख़त्म कर दिया, उस एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसके अलावा जो बलोची थे उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था, काफ़ी बड़े नंबरों में थे नॉर्थ वेस्ट में। ये जो बलोचीज हैं ये आज भी पाकिस्तान का एक प्रोविंस है। हमारे यहाँ जैसे स्टेट होता है तो पाकिस्तान में प्रोविंस होता है।
तो ये जो बलोचिस्तान वहाँ पे एक जगह है, एक समझिए वहाँ का राज्य है पाकिस्तान का, तो ये ट्राइब उसी रीजन में होते थे। तो पहले पाकिस्तान भारत का ही पार्ट था, 1947 में उसको बंटवारा करने के बाद पाकिस्तान अलग कर दिया गया था। दे वे आर डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉलर क्लैंस अंडर डिफरेंट चिप्स। ये जो ट्राइब्स होते थे तो ये एक तो इनका मतलब बड़ा समूह होता था, उसमें भी इनका छोटा छोटा क्लैन बना दिया जाता था, ग्रुप होता था, और हर एक ग्रुप का एक अलग अलग सरदार होता था, यानी कि कबीला होता था, सुने होइएगा कबीले का सरदार। तो हर एक का अलग अलग कबीला होता था ग्रुप में ही, और उस कबीले का सरदार हुआ करता था। वेस्टर्न हिमालय में जैसे सेफर ट्राइब्स रहा करते थे जो गद्दीज थे, ठीक है, यानी कि गद्दीज रहा करते थे जो एक तरह से सेफर ट्राइब थे, यानी कि वो ट्राइब जो भेड़ बकरियां वगैरह चराते थे। The distant northeastern part of the subcontinent was entirely dominated by tribes, the Nagas, Ahoms and many others. इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है भारत का, जो कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये वाला जो रीजन है, तो वहाँ पे ये सब ट्राइब होते थे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। हालांकि इसमें जैसे कुछ खास ग्रुप है कुछ खास जगह पे रहते थे, जैसे नागाज हो गए, तो ये नागालैंड में रहते थे। हालांकि हम लोग पूरे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का बात कर रहे हैं, आगे मैप पे हम लोग देख लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। क्लैन क्या होता है वो समझ ही गए, एक ही फैमिली का होता है, मतलब उनका ओवरऑल जो होता है वो एक आदमी रहता है, उसके अंडर में काफ़ी सारे क्लैंस बन गए, ठीक है, तो वो क्लैन हो गया। जैसे फैमिली में एक दादाजी हो गए तो उनके 4 बेटे हो गए, तो चारों बेटे अगर अलग अलग जगह पे रह रहे हैं तो चारों बेटे का अपना अपना परिवार हो गया, तो फिर चारों अपने फैमिली के हेड हो गए। तो वैसे ही क्लैन हुआ करता था, एक बड़ा सा ट्राइबल कम्युनिटी का छोटा छोटा क्लैन बन जाता था, उसके सरदार हुआ करते थे, जो अपने मालिक जो ट्राइब का मेन हेड होता था उसके अंडर में रहते थे। ये मैप हम लोग ये लेक्चर ख़त्म होने के एंड में देखेंगे, ताकि और जो बाकी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्राइब्स के बारे में सबको लास्ट में एक साथ देख सके। In many areas of present-day Bihar and Jharkhand, चेरो चिफडम्स had emerged by the 12th century। तो बिहार और झारखंड के बहुत सारे जगहों पे, आजकल जो बिहार झारखंड का है, तो उस ज़माने में इस रीजन में, इस क्षेत्र में बहुत सारा चेरो चिफडम्स यानी कि चेरो सरदार जो है उभर करके आए थे, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने लगे थे, एक तरह से मुखिया हेड बनने लगे थे। तो राजा मान सिंह जो कि अकबर के फेमस जनरल थे, तो उसको अकबर ने आदेश दिया होगा या वो खुद से गए होंगे, पावर तो उनके पास था ही, तो गए और अटैक किए और इनको हरा दिए थे। कब? 1591 में। इनसे जो है बहुत सारा बूटी लिया गया, ठीक है, लेकिन इनको सबड्यू नहीं किया गया। बूटी लिया गया यानी कि इनसे जो लड़ाई हुआ उसका जुर्माना लिया गया, और कुछ इनसे जो कुछ भी रहा होगा वो सब लूट पाट के ले गए मुगल्स, ठीक है, लेकिन इनको अपने अधीन नहीं किए। ये नहीं कि हाँ इनका जो एरिया था उसको अपने अधीन कर लिया, इनको छोड़ दिया फिर से। लेकिन जब औरंगजेब आया तो मुगल जो फोर्सेस थे, मुगल का जो सेना था, वो कैप्चर करने लगा चेरो फोर्ट्रेसेस को और सबजुगेट कर लिया इन ट्राइब्स को। यानी कि ये जो ट्राइबल थे इनके जो किले थे, यानी किला मतलब बड़ा बिल्डिंग मत समझिएगा, एक तरह से जो सैनिक को रहने के लिए बनाया जाता था, चारों तरफ से सैनिक होते थे, वहाँ पे सुरक्षित जो उनका हेड रहता होगा वो रहता होगा, तो उसको जो है औरंगजेब के फोर्सेस के द्वारा जीत लिया गया। इसके अलावा पूरे ट्राइब कम्युनिटी को क्या कर लिया गया? सबजुगेट कर लिया गया, यानी कि वो जो एरिया था वो सब अब मुगलों के अधीन आ गया। इसके अलावा मुंडा और संथाल, ये जो 2 ट्राइब थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब थे जो उड़ीसा और बंगाल वाले रीजन में रहते थे। महाराष्ट्र, हाईलैंड और कर्नाटका, ये जो था वो कोलीज, वेरदा एंड न्यूमरस अदर ट्राइब्स कम्युनिटी का घर हुआ करता था। कोलीज जो थे ये गुजरात वाले एरिया में भी रहा करते थे। फर्दर साउथ देयर वेयर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशंस ऑफ कोरगास, वेतार्स, मारवार्स एंड मैनी अदर। इसके अलावा साउथ में भी बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स थे, जिसमें से कोरगास, वेटार्स, मारवार इत्यादि थे। द लार्ज ट्राइब ऑफ भिल्स वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। तो बहुत सारे जो बड़े बड़े ग्रुप थे ट्राइब का, जैसे भील ट्राइब का जो ग्रुप था, तो वो कहाँ पे स्प्रेड था? तो इंडिया का जो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है वहाँ पे भील ट्राइब हुआ करता था। बाय द लेट 16th century many of them had become settled agriculturists and some even जमींदार्स। तो 16वीं शताब्दी के अंत तक इसमें से बहुत सारे जो ट्राइब्स थे वो लोग अब धीरे धीरे सेटल हो गए। एक अच्छा मतलब धीरे धीरे, पहले क्या थे वो जंगली रहते थे, जंगल में जैसा उनका जीवन यापन हो, धीरे धीरे वो वहाँ पे सेटल हो गए, एग्रीकल्चर वगैरह करने लगे। कुछ तो ज़मींदार भी बन गए, उनके पास ज़मीन आ गया, वो ज़मींदार बन गए।
बहुत सारे व्हील क्लैंस थे, वो बाद में भी हंटर गैदरर ही रह गए, मतलब जंगल में रहते थे, हंटिंग करते थे, कुछ फूड वगैरह गैदर करके अपना काम चलाते थे। यानी कि सब लोग एग्रीकल्चर पे शिफ्ट नहीं हुए, कुछ लोग अपना पुराना धंधा ही चालू रखे। इसके अलावा द गोंड्स वेयर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। जो गोंड होते थे उनका भी काफ़ी ज़्यादा नंबर हुआ करता था, और ये कहाँ पे पाए जाते थे? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश वाले रीजन में ये लोग रहा करते थे। अब हम लोग मैप देखेंगे, वहाँ से काफ़ी सारी ट्राइब्स का लोकेशन हम लोग क्लियर कर लेंगे। जैसे पहले नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में देखेंगे, ये वाला जो रीजन है ये इंडिया का नॉर्थ, यहाँ पे देखिए नागाज है, अहोम्स है, ठीक है, खासीज है, कोच है, यहाँ पे आपको चेरोज मिल जाएंगे, संथाल्स मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे गोंड्स है, बाइगाज है, खोंड्स, कोयाज, यहाँ पे विल जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़े, यहाँ पे कोलीज है, बलोचीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन सबको आप देख लीजिएगा एक बार फिर से मैप को, मतलब पॉज करके वीडियो को, या एनसीईआरटी आपके पास होगा तो। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।